हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और आपको कल इसकी वीडियो नहीं मिली होगी। कल इसकी वीडियो यानी उदारवाद वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, यानी कि लेंथी टॉपिक है, इसलिए आपको इस चीज़ की वीडियो नहीं मिली। और कहीं ना कहीं लेंथी टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ों को लेके भी चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आती है उदारवाद, यानी कि आपका उदारवाद। ठीक है, उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कैसे, किस तरह से चलता आया, सबसे पहले ये समझेंगे। यानी कि उदारवाद जो है वो हमारे जो टॉपिक में है या फिर हमारे जो टॉपिक में लाया गया है वो कैसे कैसे लाया गया है उसको समझिए। देखिए, उदारवाद का जो यानी उदारवादी जो विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा अत्यंत यानी कि गतिशील व लचीली है, जो 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। यानी कि उदारवाद जो है, उदारवादी विचारधारा अत्यंत गतिशील व लचीली है। 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब उदारवाद का जो है, यानी उदारवाद का उदय मध्य वर्ग के विचारधारा के रूप में भी हुआ, यानी कि उदारवाद का उदय मध्य वर्ग की विचारधारा, ये यानी इसलिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जो आपके UGC के नेट के पेपर हैं वो देखने के लिए उसमें मिला है, और या फिर कहीं ना कहीं और देखने के लिए मिला है, तो इसलिए ये पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं, नहीं तो और सारी चीज़ें बराबर ही आपको बताई जा सके। ठीक है, एक और जो चीज़ें आती है उदारवाद, यानी उदारवादी विचारधारा वाणिकरवाद के विरोध में आई। इसका या इसके उदय में निम्न कारण माने जाते हैं। अब निम्न कारण कौन कौन से माने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निम्न कारण में इसके पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार माध्यम का विकास और यूरोपीय समाज में मध्य वर्ग का उदय। यानी लिख लीजिए, इसके भी ये भी आपसे कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं, यानी कि पुनर्जागरण आंदोलन। दूसरा क्या है आपका, धर्म सुधार आंदोलन। तीसरा क्या है आपका, वाणिज्य
जियक आंदोलन औद्योगिक क्रांति। 5वां नंबर क्या है आपका? संचार साधनों का विकास। 6वां क्या है आपका? यूरोप समाज में मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सबका इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आती है हम चलते हैं परिभाषा पर, यानी कि परिभाषा, परि की भाषा पर लेके चलते हैं। अब परिभाषा के अनुसार, परिभाषा में तो देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति विशेष की होती है। अर्थ क्या होता है? अर्थ किसी का नहीं, एक पूरा, यानी कि सभी का एक जैसा, यानी कि अर्थ क्या? यूनिवर्सल होता है। और परिभाषा क्या होती है? हर व्यक्ति की अलग होती है, यानी गांधी जी के अनुसार, लास्की के अनुसार, इस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम एक परिभाषा लेके चलते हैं, मेनली जो पूछी जाती है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है के अनुसार उदारवाद राजनीति के शब्दकोश, यानी कि शब्दकोश में एक प्राचीन यानी प्रचलित शब्दकोश है। क्या है? शब्दकोश है। ठीक है, शब्दकोश है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसका या इसकी स्पष्ट व सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये। और दूसरी आपकी है लास्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं, अपितु मन की एक आदत है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उदारवाद की एक निश्चित परिभाषा अत्यंत कठिन है, यानी उदारवाद को शब्दों में पिरोना कठिन है। उदारवाद की एक निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। अब आते हैं उदारवाद की विशेषता पर, यानी कि उदारवाद की विशेषता को लेकर चलते हैं, यानी कि विशेषताएं। उदारवाद की विशेषता। अब उदारवाद की विशेषता क्या कहते हैं, और उदारवाद की विशेषता के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, यानी उदारवाद की विशेषता में कौन कह रहा है? आपका
उदारवाद में बरा गुडविन, यानी गुडविन उदारवाद की निम्न विशेषता बताता है। उदारवाद की विशेषता बताता है, सबसे पहले क्या बताता है, व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र व तार्किक और स्वायत्ता है। दूसरा क्या आ जाएगा, सरकार व्यक्तियों की सही सहमति और समझौते पर आधारित है। ठीक है, ये क्या है, इसकी विशेषता होंगी। चलिए, और क्या है, संवैधानिक व विविध शासक है। और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, संवैधानिक व विधि का शासक है, या शासन है। ठीक है, यह आपका इसकी विशेषता के तौर पर आ जाएगा। अब आते हैं, यानी कि अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब चलते हैं शास्त्रीय उदारवाद। यानी शास्त्रीय उदारवाद वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उदारवाद की इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आपको लिखवा दी है। उदारवाद यानी राज्य के प्रकृति, यानी राज्य की प्रकृति में क्या है, राज्य की प्रकृति के बारे में पूछा आ सकता है। देखो, लॉक ने हस्तक्षेपवादियों राज्य की समर्थन किया है, जिसका यानी कि उसने क्या किया, पितृसत्तात्मकता यानी पितृसत्ता का अभाव, समझौते की स्वतंत्रता, इसके बारे में कहा है। लॉक ने क्या कहा है, लॉक ने राज्य के बारे में कह रहा हूँ मैं अभी, यानी कि राज्य की प्रकृति के बारे में कह रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, पहली बात क्या कह रहा है, लॉक क्या कह रहा है, इसने हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है। इसमें क्या कहा है, पितृसत्ता का अभाव कहा है, समझौते की स्वतंत्रता की बात कही है। फिर दूसरा क्या कहा है, दूसरा क्या कहता है, लॉक ने क्या कहा है, लॉक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, और ये जो है कोट आपको पता भी होना चाहिए। ये जो क्या है, लॉक का जो कोट है, ये लॉक का जो कोट है, ये यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है। यानी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, याद कर लेना। लॉक का ये जो कोट है, ये आपको कहाँ पूछा गया है, यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, तो इसलिए ये लिखवा रहा हूँ मैं। लॉक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा कि राज्य एक आवश्यक, और ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा भी हल्के मत ले लेना, क्योंकि ये कई बार आ चुका क्वेश्चन है। ये आपका इम्पोर्टेंट उदारवाद यानी लॉक का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर इसने क्या आगे क्या कहा, इसने नकारात्मक पुलिस प्रहरी राज्य का समर्थन किया है, यानी नकारात्मक पुलिस प्रहरी राज्य का समर्थन किया है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब बेंथम ने तो यानी बेंथम क्या कहता है, बेंथम ने ये तक कहा है कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र, यानी क्या है, समाज व्यक्तियों का योग मात्र। और यही जो कोट है, यही आपको लोग लेके रोकते हैं। यानी पॉलिटिकल में हर स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता है, यानी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत का सामना नहीं करती। दिक्कत का सामना ये जो कोट है, यानी कि अब आपसे पूछने लगे ये कोट दे दो जी, क्या कोट दे दिया कि ये किसका है, तो आप ढूंढते रहोगे, परेशान हो जाओगे।
आपने यानी कि इस तरह से तो पढ़ा ही नहीं कभी भी। तो ये सब चीज़ें बेंथम का कोट दे दिया। बेंथम क्या कह रहा है, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। अब ये परेशान, यानी ये क्या कर रहे हैं, ये परेशानी क्या जो है, यही देखो हर पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं भी पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि क्या कहाँ पर, यानी नॉर्मल चीज़ हर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट कर लेता है। कोर्ट में यानी जितने भी ये जो कोर्ट है ना, यानी कि ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये आते हैं मैच द फॉलोइंग में। और एक भी मैच द फॉलोइंग का यानी कि किताब का, और ये किसने कहा, किताब, और ये दो कोर्ट जो हैं, ये दो चीज़ क्या कर देती हैं, आदमी को बर्बाद कर देती हैं। और कहीं ना कहीं यूजीसी नेट का जो मेरिट, तो यानी नंबर ऑफ क्या कर रहा है, मेरिट तो हाई जा रही है पर क्वालिफाई कर नहीं पा रहा कोई भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ तक आ गए हम, शास्त्रीय उदारवाद ये आगे। अब आते हैं यानी कि आपके उदारवाद में एक चीज कॉन्सेप्ट आता है, सकारात्मक उदारवाद। यानी सकारात्मक उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद की जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पूछा नहीं जाता शास्त्रीय उदारवाद में, क्योंकि लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना है। यानी ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है जो शास्त्रीय उदारवादियों ने लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो इतना वैसे हम इम्पोर्टेंट मानते नहीं। सकारात्मक उदारवाद में आता है, अब सकारात्मक उदारवाद की बात चले तो सकारात्मक उदारवाद मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित किया कहा है। ठीक है, और क्या है, यानी संशोधनात्मक उदारवाद एक तरह से क्या कहा है, सामाजिक उदारवाद आधुनिक उदारवाद की एक संकल्पना के नाम से है। इनमें शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन किया गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। यानी कल्याणकारी राज्य वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने कल्याणकारी राज्य वाला कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें सकारात्मक उदारवाद में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जेएस मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा है। यानी कि जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मिल यानी कि जेएस मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा। ठीक है, क्या कहा, सामाजिक वस्तु कहा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जेएस मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना, जेएस मिल की प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये भी ध्यान कर लें। जेएस मिल की जो है क्या है, प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और आई कब थी, 1848 में। ये ध्यान रखना, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ये पूछे जाते हैं आपसे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना बहुत आसान है, हर कोई पढ़ लेगा, पर यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, यही चीज़ आपको ओरल से अलग करती है। आज जिसको ये चीज़ें याद होगी वो पॉलिटिकल साइंस का नेट लिए जेआरएफ लिए बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि आगे क्या है, आगे देखते हैं आगे कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है। यानी कल्याणकारी राज्य आपको समझ में आ गया। अब आता है एक कॉन्सेप्ट और है नव उदारवाद का। यानी कि नव उदारवाद को नव दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। यानी कि यह आ जाता है, यानी कि लास्ट टॉपिक जो बचता है आपका नव उदारवाद बचता है। नव उदारवाद क्या है, नव उदारवाद। अब नव उदारवाद को क्या कहते हैं, यानी कि नव उदारवाद
को नव दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नव उदारवाद को नव दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हैरियक ने संवैधानिक स्वतंत्रता यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में नव उदारवाद विचारधारा का आधार रखा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को परामर्श विरोध सिद्धांत माना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको लिखने की जरूरत है, यानी हैरियक ने संवैधानिक स्वतंत्रता यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में नव उदारवाद विचारधारा का आधार रखा, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोध सिद्धांत माना है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट यानी कि एक तरह से उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, यानी कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट था उदारवाद का, ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, अनुदारवाद यानी कि अनुदारवाद का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि आपका जो 10वां टॉपिक है अनुदारवाद। ठीक है, चलिए फिर समाजवाद, ये आपके सारे के सारे टॉपिक धीरे धीरे फिर मार्क्सवाद, ये आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर कर देने हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए सारे के सारे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो एक चीज़ और मैं आपको कह रहा हूँ, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बिना नेट को क्वालिफाई करना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं रिपीट, और रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, किताब वाले क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है, ये हर हालत में एक तरह से रिपीट होने के चांस रहते हैं, और रिपीट होने के चांस में आपको प्रीवियस ईयर पेपर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगी। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।